हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिस्टल फिeld splitting इन केस ऑफ द स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन अ मेटल इज इन अ फ्री स्टेट all the 5d orbitals are degenerated when the metal is in free state. When the ligands approaches to the metal, the energy of potential energy of these 5 degenerated orbitals increases, and when a metal complex is formed, Ml6, these 5d orbitals splits into two sets in case of octahedral complex. Three orbitals having same energy are called as T2g, and these are dxy, dyz and dzx orbital, and two orbitals which are having higher energy are also called as Eg orbital. These are dx square minus y square and dz square orbitals. इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है जिसमें 5d ऑर्बिटल टू सेट में टूट जाते हैं, इन दैट केस हम कहते हैं कि दिस केस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन। और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन कब बनती है? व्हेन दिस ईजी ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकली फिल्ड। D0, D3, D5 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, D8 हाई स्पिन एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केसेस में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन की फॉर्मेशन होती है। इनसे अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हमने कहा था कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बनेगी, या तो इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन। टेट्रागोनल इलोंगेशन इज मोर कॉमन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जॉन टेलर इलोंगेशन जिसको हमने कहा था। सो मोर कॉमन स्टेट में मेटल अपने डी जेड स्केयर ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज कर देगी और इसके कंपैरिजन में डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल की एनर्जी को डिक्रीज कर देगी। जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं वाई जेड जेड एक्स, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और जो ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे थे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ टेट्रागोनल इलोंगेशन। टेट्रागोनल, दिस इज द फ्री स्टेट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन, टेट्रागोनल इलोंगेशन। सो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन में ऑल द मेटल लिगेंड्स बॉन्ड आर ऑफ इक्वल बॉन्ड लेंथ। दिस इज द परफेक्ट ऑक्टाहेड्रॉन। टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा तो जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले बॉन्ड की लेंथ लॉन्गर हो जाएगी और एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग आने वाले बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? इफ द लिगेंड्स कमिंग टू जेड एक्सिस is completely removed from the metal, metal से completely remove हो जाएं, in that case coordination number of metal will become 4 and a square planar complex will formed। और ये जो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं बेसिकली D8 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केसेस में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केसेस में होता है। ये दो जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले लिगेंड रिपल्शन की वजह से रिमूव हो गए, सो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। D8 लो स्पिन के केस में ये पॉसिबल है। सो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इन डी जेड स्केयर ऑर्बिटल की एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी और जो भी जेड एक्सिस के अलोंग आने वाले ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी फिर से डिक्रीज हो जाएगी। This will become dyz, dzx, this will become dz square
और एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल बिकम डी एक्स वाई, एंड इसकी एनर्जी फिर से इंक्रीज होकर दिस विल बिकम डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ, यहाँ तक स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in case of square planar complex। और यहाँ जो ये डिफरेंस है एनर्जी का, ये जो अंतर है एनर्जी का, ये जो डिफरेंस है बिटवीन डी एक्स वाई एंड डी जेड स्केयर माइनस डी जेड स्केयर ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ज़्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल को अगर हम क्यूब में या रूम्स के अंदर अरेंज करें तो उनका अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए, 3 डी ऑर्बिटल जो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं इनके लोब्स जो होते हैं वो नियर टू द कॉर्नर ऑफ क्यूब आते हैं। बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होते, नियर टू द कॉर्नर ऑफ क्यूब। इस बात को आपने ध्यान रखना है, नियर टू द कॉर्नर ऑफ क्यूब। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड को अगर आप अरेंज करके देखो तो लीगेंड्स आर कमिंग एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ये मेटल है, एक लीगेंड यहाँ गया, एक इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ जाएगा, दूसरा लीगेंड यहाँ पे इस पोजीशन पर आ गया, तीसरा लीगेंड इसके अपोजिट यहाँ चला जाएगा। ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स आर कमिंग एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब लिगेंड आया है हमारा कॉर्नर पे, और ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई मान लो, डी वाई जेड मान लो, या डी जेड एक्स ऑर्बिटल मान लीजिए, दीज आर नियर टू द कॉर्नर। सो दिस ligand is not directly interact with these T2G orbitals। जैसा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था आपको कि जो लिगेंड है वो बिल्कुल इन लोब्स के ऊपर आते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो आते हैं वो साइड से इंटरेक्ट करते हैं इन लोब्स की। So in tetrahedral complex, ligands are present at the corner, alternate corner of the cube। एक कॉर्नर पे है, नेक्स्ट पे नहीं है, फिर नेक्स्ट पे है, उससे नेक्स्ट पे नहीं है, अल्टरनेट कॉर्नर पे है क्यूब के। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल जो हैं वो नियर टू द कॉर्नर होने की वजह से इन लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। साइड वे इंटरेक्शन होगा, हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पर सीधा नहीं आ रहे हैं। सो 5d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी जब मेटल फ्री स्टेट में थी, इसी तरह से जब 4 लिगेंड, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना, 4 लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिटिल बिट इंक्रीज करेगी। एंड व्हेन देयर इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, ML4 complex, in this case these d orbitals will split into 2 sets। अब यहाँ पर हायर एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल की, और लोअर एनर्जी किसकी होगी हमारी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। क्योंकि लिगेंड से डायरेक्टली जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ये लिगेंड हैं। ये 2 लिगेंड क्यूब में कहाँ होते हैं, हमने बताया था यहाँ पर, इन द सेंटर ऑफ द फेस, तो ये बहुत दूर होगी।
तो जैसे इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, रिपल्शन को कम करने के लिए ये टू ऑर्बिटल्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग जो है, देखिए यहाँ इन दोनों के बीच के एनर्जी के डिफरेंस को मैं क्या कह दूंगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Extent of splitting of octahedral complex, supposed to be this is the octahedral complex and this is the splitting energy del O। octahedral complex की splitting energy हमेशा tetrahedral complex से ज़्यादा होती है, या हम कहें कि tetrahedral complex always having lesser crystal field splitting energy as compared to octahedral complex। इसका रीज़न क्या है, इसके दो रीज़न है बेसिकली। फर्स्ट रीज़न है नंबर ऑफ लिगेंड्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल से 6 लिगेंड सराउंडेड होंगे। जितने ज़्यादा लिगेंड मेटल को सराउंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल से सिर्फ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। सो ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच विद द मेटल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो दिस रिड्यूस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय ए फैक्टर ऑफ 2/3। 2/3 डिक्रीज हो जाएगी लिगेंड के कम होने की वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरा रीज़न है इसमें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स थे वो dx² - y² और dz² ऑर्बिटल पे डायरेक्टली आ रहे थे। दिस इज द dx² - y² ऑर्बिटल एंड दिस इज द dz² ऑर्बिटल, और लिगेंड are interacting directly with these ligands, but in case of the tetrahedral complex the ligands are near to the dxy, dyz and dz² orbital, so this interaction is not as much as efficient as in case of the octahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड साइड से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड ऑर्बिटल्स पे डायरेक्टली आ रहे हैं, ड्यू टू विच द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिड्यूस बाई 2/3। सो टोटल रिडक्शन कितना हो जाएगा, टोटल रिडक्शन हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 दैट इज 4/9। सो मैं लिख सकता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4/9 कम होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। नेक्स्ट है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE कैसे निकालें, जैसा कि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकाली है। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, स्प्लिटिंग के बाद नीचे 3 ऑर्बिटल हैं और ऊपर 2d ऑर्बिटल हैं। इनको T2g कहते हैं, इनको EG ऑर्बिटल कहेंगे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल और इन दोनों के बीच में T2g और EG के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी आवर डेल O। डेल O को निकालने का हमने यहाँ से CFSE निकालने का एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको ध्यान है तो इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल दैट इज P इंटू 0.4 माइनस 0.4 plus number of electron present in EG orbital that is it is Q into 0.6 multiply by del O। या दूसरा फॉर्मूला लिखा था CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में P इंटू -4 प्लस Q इंटू 6, यहाँ लिख दिया था DQ। इस तरह से अब इसका कंपैरिजन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अगर हम करें, सो इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऊपर 3 ऑर्बिटल होंगे जिनको हम कहेंगे T2,
और नीचे दो ऑर्बिटल होंगे, इस सेट को हम कहेंगे ई। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जी टर्म हट जाती है। जी का मतलब होता है जीरेड, और जीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए जी हट जाएगा। T2 जी की बजाय T2 रह जाएगा, ई जी की बजाय ई। ई और T2 के बीच में जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल बिकम आवर डेल टी, और डेल टी किसके बराबर होगा? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। अब ये एनर्जी का डिफरेंस इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की बजाय EG से T2G में आसानी से चले जाते हैं। तो मोस्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब CFSE कैसे निकालेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE निकालेंगे। देखिए, ये दिस इज आवर बैरी सेंटर, ये दो ऑर्बिटल हैं, तो ये हो गया हमारा -0.6 और ये हो गया हमारा +0.4। इसमें क्या डिफरेंस था? दिस वॉज द बैरी सेंटर, और इस एनर्जी के डिफरेंस को मैंने कहा था -0.4, और इसको हमने कहा था +0.6। ये डिफरेंस है। डी क्यू में जब हमने लिखा है तो इसको लिखा था, अगर आप इसको डी क्यू में लेते हो तो -4 डी क्यू, इसको +6 डी क्यू। ये दोनों केस में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मूला अगर लिख लेता हूँ, CFSE निकालने का फॉर्मूला हो गया जी यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, लेट इज इट इज़ Q या P मान लो, इनटू -0.6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में, उसको मैंने मान लिया P इंटू 0.4। यहाँ गया डेल टी तो निकाल नहीं सकते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 4/9 डेल ओ। डेल ओ जो भी आएगा ये वाला उसको 4/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, D1 कॉन्फ़िगरेशन हम ले लेते हैं। D1 कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे 2, ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे 3। D1 कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये हमारे E ऑर्बिटल हैं, दिस इज T2 ऑर्बिटल है। इन ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, सो इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ चला गया। CFSE कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन E ऑर्बिटल, Q की वैल्यू होगी 1 इंटू -0.6 प्लस T2 में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो P की वैल्यू होगी 0 इंटू 0.4 इंटू 4/9 डेल ओ। तो यहाँ देखिए ये तो 0 हो गया, तो CFSE कितनी आ गई हमारी -0.6, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4.9 डेलो। इसका डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -24/10 डिवाइडेड बाई 9 डेल ओ। 24 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2.66/10 है नीचे, तो आएगा -0.266 डेल ओ। किसी के केस में भी हम निकाल सकते हैं, सपोज टू बी वी आर हैविंग D5। वैसे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोस्टली हाई स्पिन होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D5 के केस में क्या आएगा? पहले फ्री स्टेट में थी तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नीचे 2 ऑर्बिटल, ऊपर 3 ऑर्बिटल, इसको कहेंगे E, इनको कहेंगे T2 ऑर्बिटल्स। 5 इलेक्ट्रॉन भरने तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये पेयरिंग करने के बजाय ऊपर चले जाएंगे।
तो इसकी CFSE कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2 ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 इंटू -0.6 प्लस यहाँ 3 इंटू 0.4 इंटू 4/9 डालो, तो ये क्या आएगा यहाँ से -1.2 और कितना आएगा +1.2 इंटू 4/9 डालो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, तो CFSE कितनी आ गई इसमें 0।